Welcome everyone to Gist and Guts, where there are no filters, no fluffs, just bold, brainy discussions by the students for the students. For this episode of Gist and Guts, we have with us Ishan Tyagi, a final year law student, and Rituj Patel, and a UPSC aspirant. For today's discussion, the topic is Uniform Civil Code, which has been a very hot topic since it was implemented in 2023. So, to start with, I would like Ishan to brief the audience about UCC a little. हेलो गाइस। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हम ये चीज़ समझते हैं कि यूसीसी है क्या। यूसीसी की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो भाई इस यूसीसी का मेन पर्पस क्या था हमारे मतलब इंडिया में या किसी भी स्टेट में इम्प्लीमेंट होने का मेन मकसद क्या है। तो इसकी बात करी जाए तो भाई ये है क्या, क्या एम करता है। तो इसका एम है कि ये जितने भी हमारे जैसे रिलीजियस बेसिस पे या सिविल बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंट लॉज है, स्टेट वाइज भी अलग लॉज है, कल्चर वाइज अलग लॉज हैं, तो उन सबको हटा के एक सिंपल एक सिंगल सिस्टम बनाना है जिसके थ्रू सारी चीज़ें गवर्न हो सके इजीली, और जितने भी सिविल मैटर्स हैं वो सब गवर्न हो चुके हैं। और अब कहने की बात यह है कि यूसीसी स्टेट लेवल पे आएगा, सेंटर लेवल पे आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भाई यूसीसी आया कहाँ से। तो यूसीसी का जो मेन हमारा सेक्शन है या आर्टिकल है वो है आर्टिकल आर्टिकल 44 44। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वहां से आया है। और ये आता है किसमें, शेड्यूल फिफ्थ में है शेड्यूल ना, क्या? शेड्यूल पार्ट फोर। डीपीएसपी। पार्ट फोर में। पार्ट फोर में कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो कि डीपीएसपी को बताता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन what I want to also add in this is कि जो UCC है it deals with personal laws, मतलब सारे religious laws जितने भी हैं हमारे, या फिर ट्राइबल लॉज भी उसमें है। अभी तो जो करंट यूसीसी है उसमें ट्राइबल्स को एग्जेम्प्ट एक किया है, एग्जाम 3% का एग्जाम्पशन दिया है। एग्जेम्प्ट किया है, बट वैसे अगर देखा जाए तो यूसीसी इज अ कोड दैट विल रिप्लेस रिलीजियस एंड ट्राइबल लॉज। एक एक क्या कहते हैं, एक कोडिफिकेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड पर्सनल लॉज हैं जिसमें मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, डिवोर्सेस, ये सब चीज़ें डील होंगी। जितने भी सिविल ये राइट्स विल है, बी सिविल राइट्स है। जितने भी। बट क्या कहते हैं, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय अ स्टेट। अब इसके दो दो चीज़ें हैं जो जो पर्सनली आई फील इज कि ये तो पहले तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस जिस भी मैटर से डील कर रहा है वो सारे मैटर्स हैं कंकरेंट लिस्ट के, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस। इसलिए इट वाज वायबल फॉर अ स्टेट टू क्या कहते हैं, पास यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ प्रोटोटाइप for other states as well, ki this state has done this, the outcomes were like this, the public responded in such a manner, and how fruitfully it got implemented on ground level. So it can behave also like a prototype, because UCC has been on the manifesto of BJP since 2014, and also in 2019 manifesto they had it, three things that they had: abrogation of 370, Ram Mandir, and UCC. तो उत्तराखंड बीइंग अ बीजेपी led state, I think one of the reason that it was passed very swiftly was in a state because it was a BJP led state, and it was like a stepping stone from the side of BJP government that we have implemented this, matlab, like we have taken one big step towards the manifesto that we presented, and we will see what will happen here, and then we will also spread it to other states as well. And because it was in concurrent list, so there was no I would say resistance from Supreme Court as well as to check the constitutionality of this uh, code. I think the Supreme Court has already in the past very judgments of it has said that a uniform civil code must be needed. And सुप्रीम कोर्ट ने तो हमेशा से ही, स्टार्टिंग से ही, जब से देखा जाए, अगर हम यूसीसी की एक टाइमलाइन बनाते हैं तो 1947 के टाइम से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना स्टार्ट हुआ था, तब से इस चीज़ का हमें वो दिख जाता है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने भी ये बात कही थी कि हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा। अब भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड का अब हम यूँ सोचे अगर कि हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो ये हर स्टेट कैसे अपनाएगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेन पर्पस ही ये है कि इन सब डाइवर्सिटी को एक अधिनियम के अंडर लाना।
सारा इसका जितना भी हम पुराना वो देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई 1948 में जब इसको शेड्यूल 4 में ऐड कर दिया, आर्टिकल ये पार्ट 4 में ऐड करा है, आर्टिकल आर्टिकल 44 में कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर उसके बाद स्पेशल मैरिजेज एक्ट एक्ट आए, हिंदू बिल कोड आया। और राजीव गांधी ने इसकी बात करी थी 1986 में कि भाई हमें एक शाहबानो केस में कि भाई हमें ऐसा वो लाना चाहिए लॉ जिससे एक यूनिफॉर्मिटी ला सके हम। 2003 में हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने इसके सपोर्ट में बोला था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नीड को कई बार उठाया है कई अपने जजमेंट्स में। फिर 2024 में जाकर अब उत्तराखंड की सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करा है। देखो, मेरा एक पर्सनल ये क्वेश्चन है, अगर हर स्टेट अपना अलग अलग यूसीसी लाएगा, जैसे गोवा में अभी अलग है उसके सिविल लॉज, उत्तराखंड में उसके अलग सिविल लॉज हैं, तो ये पर्सनल लॉज जैसे नहीं हो जाएगा? जैसे कि उत्तराखंड में लेबर रिलेशनशिप के लिए एक्सेप्शन है जो गोवा में नहीं है, लेकिन गोवा की अलग लिमिटेशन है कि वो कैथोलिक्स को अलग दे रहे हैं। तो ये सेम ही हो रहा है ना, जैसे अलग अलग पर्सनल लॉज हैं हर रिलीजन के। तो अगर हर स्टेट अपना यूसीसी लाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा ही। वो तो तो बात है ही। हाउ अब कैन। वो फिर यूसीसी का इन्होंने मतलब ही खत्म कर दिया ना ऐसे करके। अगर तुम जो गोवा, अब गोवा का तो चलो ये बोल दे कि भाई हमारा 1800 चलता आ रहा है, वो पहले से लागू हो रखा है, और उत्तराखंड ने अब करा। अब इन्हें एक उस फॉर्मेट पे चलना चाहिए जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल प्रेफरेंस है कि भाई एक फॉर्मेट होना चाहिए। यूनिफॉर्म का नाम रख के तुम कोड बना रहे हो और फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है, हर स्टेट वाइज उसमें डिफरेंसेस हैं, तो कैसे चलेगा? और नंबर एक दूसरा ये सवाल है कि जो ट्राइबल पीपल का, कि अभी उत्तराखंड में जो आया उसमें ट्राइबल को मतलब उनको तीन include परसेंट नहीं ट्राइबल पर्सन को उन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया है। मतलब मेरा इसका आई हैव अ वेरी वैलिड इसका काउंटर फॉर बोथ ऑफ योर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड वाज कि इफ एवरी स्टेट वुड हैव देयर इंडिविजुअल यूसीसी, तो इन सब के अपने अपने लिमिटेशन है। गोवा में सब कुछ है, उत्तराखंड में वो नहीं है। तो आई बिलीव कि द मेकर्स दैट जो हमारी कमिटीज बैठी थी, बोथ द ड्राफ्टिंग एंड द इम्प्लीमेंटिंग कमिटी फॉर दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड, दे हैड डन अ थॉरो रिसर्च। मतलब दे ट्रैवल्ड थ्रू आउट द स्टेट उत्तराखंड में। उत्तराखंड में थॉरो रिसर्च का तो मत ही बोलो। मतलब बट whatever I had listened from the committee members themselves, so they had a thorough research by while via traveling as well पूरे throughout the state, and what they found out was every state has their own needs. To fulfill that needs उनको उस हिसाब से they have to make a code. तो जो ये डाइवर्सिटी है, अब जो गोवा में है, द कल्चर, द डाइवर्सिटी दैट इज इन गोवा, कैथलिक्स की जो डेमोग्राफी है, दैट इज मोर इन गोवा कंपेयर टू उत्तराखंड। तो दे दीज आर टू डाइवर्सिफाइड टू डिफरेंट स्टेट्स। तो उन स्टेट्स को गवर्न करने के लिए टू डिफरेंट सेट ऑफ कोड्स उन्होंने बनाए हैं। लेकिन अगर कभी इन फ्यूचर इफ द सेंटर मेक्स अ सेंट्रल यूनिफॉर्म सिविल कोड, देन अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, it will definitely supersede whatever that is in the state codes. पर बात वही है ना। अब गोवा में जब यूसीसी आया, मतलब जो गोवा का अपना पोर्टुगीज सिविल कोड है, वो कब आया था? 1866 Seven 67 में seven आया था वो। ठीक है, और अब उत्तराखंड में जो आया वो कब आया? 2024 में। अब इतने सालों का डिफरेंस है, इतने सालों में एनवायरमेंटल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, कितनी चीज़ों का डिफरेंस आता है। एडवांसमेंट जब टेक्नोलॉजी में हो रही है, हर फील्ड में हो रही है, तो भाई साफ सीधी बात है, हमें उसमें भी तो एडवांसमेंट चाहिए। अब वो लॉ उस टाइम पे जिन चीज़ों को गवर्न कर रहा था, वो चीज़ें तो हो सकता है आज की डेट में एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। ये भी तो बात है। So that is what I'm saying is it is like a stepping stone. हम्म। The UCC that Uttarakhand has passed, it's like a stepping stone. ये Stepping सिर्फ stone. एक ऐसे मान सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि हाँ भाई ये छोटा स्टेट है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि कैसा चलेगा, बाकियों में उस हिसाब से लागू करेंगे। That is also a way to put this point. Yes, हो सकता है, क्यों नहीं हो BJP, सकता? because Uttarakhand is a BJP-led state, it might be a stepping stone towards कि we are implementing it. We will see how it will go, how the public will react, and then we will forward it to other states as well. अब भाई आपने बोला कि इन्होंने अच्छा खासा रिसर्च करा, ये करा। मैंने जो अपनी रिसर्च करी है इसके ऊपर, 2.3 लाख लोगों का इन्होंने रिटर्न सबमिशन लिया था और 60,000 लोगों का इन्होंने फीडबैक लिया था। ये इनकी अपनी कमेटी की वो है,
डिटेल्स जो इन्होंने दी थी, 5 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी थी और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इनकी वो थी चेयरमैन। चेयरमैन। तो उन्होंने ये स्टैट्स दिए हैं, तो भाई अगर 2.3 लाख और इसको जोड़ लेते, चलो एक रफ फिगर 3 लाख का हो गया, तो 3 लाख लोगों के उस पे आपने एक सर्वे पे एक स्टेट के ऊपर वो लागू कर दिया, नो, जिस स्टेट की दीज आर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पहले से ही। दीज आर विच दे डिड हम्म। वाया मेल, पोस्ट भी आए हैं। तो बेसिक्स जो इन्होंने वो फिगर बताया, चल इसको और बढ़ा लेंगे हम, तो भी वो इतना कोई इन डेप्थ फिगर नहीं है ना, जो जो तुम्हें बिल्कुल हाँ, जाके वही ग्राउंड लेवल की रियलिटीज पता चल जाए, या वो है। और जब तुम्हें करना उसे सिविल मैटर्स पे है, और उसको लाना क्या तुम्हें यूनिफॉर्मिटी, जो कल्चरल और रिलीजियस चीजें हैं जो चलती आ रही है, भाई जमीन का जो ट्रांसफर होएगा जनरेशन्स में, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होएगा डिवोर्स में या किसी भी चीज में, एलिमनी में, इन दैट इज सब मेंशन। इन इन चीजों को जब तुम्हें लाना है, तो इन चीजों को लाने के लिए तुम्हें जो बिल्कुल छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, अब जैसे पहाड़ी एरियाज में, ऊपर के एरियाज में, जिन कम्युनिटीज को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ लागू हो रहा है हमारे क्षेत्र में, उनको क्या पता है इन चीजों के नहीं बारे नहीं, में। दे हैव डन। इंडिया, उत्तराखंड हैज 5 ट्राइब्स। एग्जैक्टली सेम, दिस इज आल्सो माय पॉइंट कि मतलब जो रूरल लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है यूसीसी है क्या। उन्हें आइडिया ही नहीं है कि उन्हें मैरिज के बाद उन्हें लाइसेंस रजिस्टर करना पड़ेगा या उन्हें क्या प्रोसेस है, ऑब्वियसली। उन्हीं को ये थोप दिया गया है। यस, दैट इज डेफिनेटली, अब यू जो आर राइट, बहुत दैट ज्यादा इज छोटी इम्पोज्ड। कम्युनिटी थी, जो बिल्कुल ऐसी थी, जिनके बिल्कुल ही डिफरेंट लॉज थे और वो मान ही नहीं सकते, तो उन्होंने तो तुमको एग्जेम्प्ट कर दिया, एग्जेम्प्ट कर कर दिया दिया। कि भाई ये 3% पॉपुलेशन का हिस्सा है, इनको हम एग्जेम्प्ट कर दे रहे हैं जैसे, अलग। हाँ, जैसे जौनसारी हम्म। वगैरह, दे प्रैक्टिस पॉलीएंड्री, हम्म। तो उनको एग्जेम्प्ट कर भाई दिया है। उन अब बात वही है ना, कि ये सारी फेथ और जो हमारा अब लॉज आ रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल एक डिफरेंट डायमेंशन में चल रहे हैं ना। अब वो फेथ तो देखो भाई सदियों पुरानी है, और जो लॉ आ रहा है वो आज के टाइम में बनाया जा रहा है, तो फर्क यही आ जाता है ना इन चीजों का, कि इन चीजों का एमालगमेशन बहुत मुश्किल है। अब जो पॉलीएंड्री ये चलती आ रही है जौनसार जैसे एरियो में, उनका उसकी वजह क्या थी, उसका अगर हम बेसिक फैक्टर देखा जाए, तो भाई वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो उस वजह से कि भाई वहाँ के लोग अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सके, एक्सटिंक्ट ना हो जाए वो लोग, तो उन्होंने ये चीज शुरू करी। अब उस चीज का निवारण तुम इस कानून से ऐसे थोप के दे दो, अब उनका तो रिलीजियस बिलीफ वही है ना। अब मैं अगर बेसिक एग्जांपल लूँ एक मुस्लिम फैमिली का, जिसमें कि डाइवोर्स के बाद इद्दत पीरियड का ओवर होने के बाद कोई मेंटेनेंस का प्रावधान नहीं है। 90 डेज का इद्दत पीरियड होता है कि भाई जब पति ने तलाक दे दिया, उसके बाद इद्दत पीरियड हुआ, ओवर हो गया, उसके बाद कोई मेंटेनेंस का प्रावधान नहीं है। अब ये चीज सदियों से चलती आ रही है, अब तुमने बोल दिया जी हम तो यूसीसी लागू करके इसको एक उसमें चलाएंगे, तो फिर ये आर्टिकल 15 का तो वायलेशन हो गया ना, जब राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन दिया तुमने किसी भी रिलीजन का, तो तुमने तो उनके रिलीजियस राइट मार दिए। 25, आर्टिकल 25 में। डिस्क्रिमिनेशन 15। अच्छा, 15, मुझे लगा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। बट मुझे इसमें व्हाट आई फील इज यूसीसी ये सब जो कर रहा है, दैट इज आल्सो टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि इस चीज़ में फीमेल्स का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। क्योंकि जैसा ये बोल रहे हैं कि निकाह के बाद इद्दत होता है, उसके बाद अगर डिवोर्स डिवोर्स के हो बाद। गया है, तो उसके बाद द मेल इज फ्री टू डू वट एवर। बट अगर उसको अपना क्या कहते हैं हस्बैंड के पास वापस जाना है, तो द गर्ल इज फोर्स्ड टू डू अ हलाल मैरिज, निकाह उसके हलाल, फैमिली में ही हो फैमिली सकता है, या में, किसी ऐसे किसी में भी, कि इंडिविजुअल से। उसको शी हैज टू कंसुमेट द मैरिज एंड देन शी कैन गो फिर टू हर डिवोर्स फॉर, वहां से लेकर फिर फिर अपने ही कैन, हस्बैंड से यस। रीमैरिज कर सकती तो है। इन सब चीज़ों में व्हाट इज हैपनिंग वाज बहुत ही ज़्यादा फीमेल का एक्सप्लॉयटेशन होता है। और जो ये ट्राइब्स वगैरह का है, व्हाट आई फील इज कि द गवर्नमेंट कुड हैव डन इट, बट अभी पास्ट में ये एक सिटीजनशिप एक्ट आया, एक ये 3 फार्म लॉज आए बीजेपी की साइड से, जिससे उसके उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला। तो दे वर रेडी टू टेक अ बोल्ड स्टेप, बट नॉट अ फुल फ्लेजेड टू टेक द फुल रिस्क, कि वी अब विल गो इस एंड चीज टेक में द वही फुल बात रिस्क। आती है ना, कि भाई हमारा जैसा इतना डाइवर्स फैब्रिक है कंट्री का, भाई रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे भाई वन साइज फिट्स ऑल वाला कंसेप्ट तो चल ही नहीं सकता। साफ सीधी बात है भाई, तुम कितना ही परफेक्ट लॉ बना लो, कितना ही इंट्रिकेट रिसर्च करके लॉ बना लो, तुम पूरी पॉपुलेशन को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये तो हमेशा रहेगा कि भाई कुछ ना कुछ पोर्शन पॉपुलेशन का या तो उससे डिसएग्री करेगा, या उसके कोई ना कोई राइट्स उस चीज से दबाए जा रहे होंगे, ठीक है। 100% तो तुम उसमें सक्सेस रेट नहीं ला सकते, बट ये है कि तुम इसको ऐसा बना सकते हो कि भाई मेजोरिटी प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन का वो इसको सपोर्ट कर दे। बस इतना हो सकता है, इससे ज्यादा तो मतलब 100% सेटिस्फेक्शन तो भाई पॉसिबल नहीं है इस कंट्री में, तो खासकर। 100% नहीं, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी हार्श मेजर्स लेना जरूरी है। वो तो है ही। जैसे हम वुमन की कंडीशन देख लो, सायरा बानो केस, शाह बानो केस, हम्म। वैसे ही
बहुत सी लड़कियां हैं मतलब जिनके साथ ऐसा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हम्म। तो उनके लिए ऐसे हार्श मेजर्स जरूरी है जो पनिश करें। क्योंकि हार्श मेजर्स के बिना अगर हम पूरी जो मेजोरिटी को अपनी उनकी खुशी के हिसाब से लॉस लाते रहेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जो जेंडर इक्वालिटी है उसे लाने के लिए हार्श मेजर्स जरूरी है। So UCC, the provisions that UCC has given for live-in relationships, for legitimize, it has legitimized every child's right. So I think it is in the direction where women will be empowered, and the rights of a personal of a child will also be granted. Whether I don't think how live-in registering live-in relationships benefit. It's a mutual decision of both the parties. तो लिविंग yes, relationships को क्यों कैसे करना है रजिस्टर? the thing about registration of live-in relationship, well, so they have two clause in this. First, if a live-in relationship where even one of the partner is below 21, it will not be registered to a registrar, it will be registered in police station, and it will be informed to their parents. First thing is that, and if both of them are above 21, the registration is important, because in such settings, in a live-in relationship settings, the women are tend to be exploited. If by chance the woman gets pregnant, the guy leaves, she's alone with the child with no support, no nothing. आई Registration will थिंक make sure बहुत से that लड़कियां भी ना, रजिस्ट्रेशन तो कुछ मेक श्योर नहीं करेगा। देखो, अगर किसी को जाना है छोड़ के तो वो जाएगा। no, that रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा। the registration will not ensure that the guy stays, it will ensure that the child gets its बस वो right. एक Yes, लायबिलिटी क्रिएट करेगा ना। yes, साफ सीधी बात है भाई, at अगर least, वो बच्चा पैदा होता है तो उसका पालन पोषण का जो जिम्मेदारी उसके पिता की बनती है, yes, उसके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट yes, करेगा बस। yes. और So दूसरा, that is एक important एक na. सेकेंडरी बेनिफिट इन्होंने इसके लिए ये कर दिया कि जैसे हम यहाँ देखते हैं लोकल, अगर एरियाज में आप घूमे होगे तो यहाँ कपल्स को जल्दी से रेंटल फैसिलिटी नहीं मिलती। तो उसमें एक बेनिफिट मिल जाएगा उन्हें कि भाई अगर तुमने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है स्टेट से तो तुम एज अ लिव इन कपल रह सकते हो किसी भी सोसाइटी में, तुम्हें इजीली रेंट पे फ्लैट या रूम मिल जाएगा। बिकॉज आई थिंक ये जो मॉडर्निटी, हम डेवलपमेंट का मॉडर्निटी कम्स फ्री, आई गेस, तो ये हम अपने लिए खुद क्रिएट करा है एज अब वही ह्यूमंस. बात है ना, अब तुमने मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कल्चर को किल कर दिया। भाई हमारे तो कल्चर में ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं कि भाई ये प्रावधान है कि भाई लिव इन में रह के देख लो, या ये वाली व्यवस्था। अब इसको लीगलाइज करके तुमने ऐसा कर दिया कि ये तो हिट एंड रन मेथड हो गया ना, कि अगर चल गया चल गया, नहीं चला तो आगे बढ़ के बट देखते इट्स हैं। नॉट अबाउट ऑल्सो कल्चर, इट्स अबाउट कि हमारे डेवलपमेंट के साथ ही मॉडर्निटी कम्स. और उस मॉडर्निटी, वी कांट इग्नोर दिस मॉडर्निटी बिकॉज दिस इज हैपनिंग ऑल्सो. वी हैव वो सीन तो भाई कपल्स लिविंग इन अ लिविंग वेस्टर्न रिलेशनशिप. कल्चर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे कल्चर पे, बस So उसका ही we, वो है। yes, yes, and we have to accept it because we are seeing it. I was living in Delhi. I saw so many couples living together, and we can't deny the fact that this practice is happening. It's an individual's choice, and it is granted by Article 21 as well. but the society will not is not expecting such is not accepting such बात cultures. वही है The ना। society is not accepting those cultures. That is why the government took an initiative. कि गवर्नमेंट we के will make it. इनिशिएटिव्स के तो पीछे तो भाई, अगर तुम Why, इन डेप्थ इससे जाओगे तो तो तुम्हें सोसाइटी गवर्नमेंट का ही क्रिटिसाइज बेनिफिट दिखेगा करेगी हर चीज में। गवर्नमेंट को। what I believe is legalization of live-in relationships was done because the society, why does the society does not approve of such relationships? Because according to the society, the male, uh, it's a patriarchal society, the male has an upper hand, the male can do anything. But if a girl uh, does anything like such living relationship or getting pregnant outside the wedlock, it's considered unauspicious, or it is considered that the girl is not good enough for the society to live a very confident proud life. अब वो तो सोसाइटी का व्यू Yes, है, किसी का भी yes, कैरेक्टर असैसिनेशन yes, कर दो yes. एकदम। That is the view, to protect that, so that a girl's progress, a girl's career, a women's इससे women is मुझे ये not बताओ pulled ना, back. That गर्ल is का why. या वुमन का वो कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है? If इससे लिव इन रिलेशनशिप से मेरे हिसाब से तो वो जो रिलेशनशिप में बच्चा होएगा पैदा, उसके अलावा किसी के राइट प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं। no, 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 girl will also get, the only the child will get. हम्म। But if anyone has, देखो भाई, डिवोर्स होता है, शादी के बाद डिवोर्स हुआ, तब पत्नी का हक होता है मेंटेनेंस और एलिमनी मांगने का। यहाँ तो it कोई has वेडिंग हुई नहीं। the ठीक है, progress, the तुम लिव provision, इन में रह रहे the थे। provision is that if a couple is living together for 7 years, हम्म। it will be legally recognized as marriage. हम्म। तो It will, 7 ईयर्स का पीरियड तो मैं कह रहा हूँ 10% या 5% होगा जो ग्रुप कर पाएगा पास।
बहुत मिनिमम ग्रुप्स होंगे So the ऐसे। legalization of live-in relationship will is also giving a women to have the power against the society as well. कि I am allowed to do what I want. कैसे? It will give the women the power. कि I am allowed according to the law. You cannot stop me from doing एक लड़की anything. है जिसके घर वाले उसको घर से निकलने नहीं देते, उसको लिव इन में रहने का मन करता है, कैसे रह लेगी वो बताओ, जिसके घर वाले नहीं निकलने दे रहने रहे? का मन इज डिफरेंट. रहने का भाई मन इज तुम कह रहे हैं डिफरेंट. एम्पावर कर रहे हैं, रहने का मन इज डिफरेंट. रहने का मन इज डिफरेंट. बट बात इफ वो शी नहीं है इज ना। above 21, if she is above 21 and if she wants to register and she goes to a police station or to a registrar हम्म। and she wants to, no one can stop him. She has the legal right now. लीगल राइट अगर नहीं, कोई वो ये लड़की सब। है ना जिसका मन है, इफ शी इज पावर टू कम इन रिलेशनशिप देन इट इज इनविटेड टू रजिस्टर. अगर भाई वो लिविंग में आ सकती है तो उसे रजिस्टर करने की क्या जरूरत है? सही बात है। और जो आ ही नहीं सकती वो रजिस्टर करके भी कुछ नहीं कर पाएगी I ना. saw, भाई no, no, इसकी no. करंट टैली अगर आप देखोगे ना यूसीसी की वेबसाइट पे जाके, तो मेरे ख्याल से जब मैंने लास्ट सर्च करा था तो 25 रजिस्ट्रेशन हुए थे, 25 या उससे भी कम थे लिव इन रिलेशनशिप के। और बल्कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन हुए और ये सब हुए उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। बट सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड इतना बड़ा स्टेट है, उसमें 25 ही लिव इन रिलेशनशिप्स के ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो समझ लीजिए कितना लोगों को इससे फायदा मिल रहा है, या लोगों को कितना ये बेनिफिशियल अपने लिए लग रहा है। क्योंकि आधे कपल्स की मेंटेलिटी ये है कि अगर हम लिव इन में रह रहे हैं ना, तो किसी को पता ना चले वो चीज। So that is a psychological impact that the government wanted to do with the UCC. गवर्नमेंट तो यूसीसी से चलो इस चीज को लाना चाह रही है, पर तुम सोसाइटी की वो देखो ना, थिंकिंग सोसाइटी तो चाहती नहीं है ना लोगों को पता चले हमारे इस बारे में। अब मान लो मैं और एक मेरी गर्लफ्रेंड है, जो हम ऐसे रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में, ना उसके घर वालों को पता रिलेशनशिप के बारे में, ना मेरे घर वालों को पता। अब हम उसका रजिस्ट्रेशन करवा दें, आगे जाके कोई भी मैटर होता है जिसमें मैं रिलेशनशिप एंड करता हूँ या वो एंड करती है, तो भाई कहीं ना कहीं से तो पता चलेगा लोगों को। तो उससे अब भाई साफ सीधी बात है, हमें पता है सोसाइटी की थिंकिंग क्या है, कि भाई अगर उन्हें पता चलेगा ये लोग लिव इन में रह रहे हैं, तो वो सीधा सीधा उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं। ठीक है, तो अपने कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे कि भाई हम So the लोगों को ना government, बताएं। the government is not hampering the privacy. गवर्नमेंट They just want to know that you are registered. You guys are living together. That's just, they are not peeping in your bedroom what you are बेसिक doing. बेसिक उसका अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस चीज के लिए कि भाई जो बच्चा पैदा होएगा इस लिव इन रिलेशनशिप से उसको Yes, लेजिटिमेसी yes, प्रोवाइड करिए, yes, उसके अलावा मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ पर्पस है yes. नहीं इसका। Legitimization of the child and the power to the women. If in वुमेन को कौन सी पावर मिल रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा है इसमें। the भाई empowerment of उससे पहले भी listen, वुमेन the women लिव इन में empowerment, आ रही थी, अब भी आ रही है। the women empowerment in this provision of live-in of UCC is that if she is faced by any domestic abuse in a live-in relationship, वो they तो would be वैसे भी है registered. भाई, They रजिस्टर्ड will हो ना हो। they will be registered, so they will be taken actions according to that. The punishment will be given according to that. अगर मैंने किसी महिला पे हाथ उठाया, मैं उसे जानता नहीं, तब भी मुझे वही सजा मिलेगी? No, no, it will be more severe. ऐसा कुछ नहीं है था वो सबसे बड़ी। Wait, guys. तो अभी तक हमने इसमें लिव इन के बारे में डिस्कशन कर लिया है. हमने मैरिज के बारे में. मैरिज का देखो, एक रह रहा है मैरिज का, ठीक है, मैरिज और डिवोर्स के ऊपर जो आए हैं थोड़े बहुत वो कर लेते हैं। और एक ये इनहेरिटेंस और विल रजिस्ट्रेशन का है मेरे पे थोड़ा। ट्राइब्स के ऊपर भी करना है. ट्राइब्स को इंक्लूड करा जाएगी यूसीसी में या नहीं करना चाहिए? देखो ट्राइब्स को ना इंक्लूड अभी हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज ट्राइब्स का जो एक तो ट्राइब्स आर प्रोटेक्टेड इन फंडामेंटल राइट्स एज वेल. अगर हम इसका एक कोड बना देंगे कि उनके हम पर्सनल राइट्स, जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल कस्टम है, उनको अगर हम हटा देंगे तो असल फिर में एक तो ये भी बात है ना, देख उनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो उनकी जाएगा. जो पॉपुलेशन है और जो उनका वो है कल्चर, वो इतना ज्यादा मतलब अगर देखा जाए तो कम है ना, और बिल्कुल ही वो सोसाइटी से अलग है, तो वो कुछ इम्पैक्ट भी नहीं डाल रहा सोसाइटी पे। उसकी वजह ये है कि उसको छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उससे तो और ज्यादा बैकलैश आ जाएगा। और ट्राइबल्स, जो ट्राइबल के पर्सनल लॉज और कस्टम्स है वो ना हिंदू मैरिज एक्ट में है, वो बिल्कुल ही ना वो different है। स्पेशल, ना वो वो स्पेशल special marriage मैरिज act एक्ट में भी नहीं है. नहीं है। दे आर नॉट इवन इंक्लूडेड इन वो अलग दैट. ही है। तो इंक्लूड ट्राइब्स. उसके लिए पहले उनका उसका भी तो उसमें करना change पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोडिफिकेशन उनके पहले codification. कल्चर का करना पड़ेगा, Yes, उनके it is सारे। also not codified. हाँ, Yes. उनके लॉज तो कोडिफाइड नहीं है भाई, क्या उनके कल्चर से कैसे उनके प्रोविजंस हैं। लोग ये यूसीसी को बाईपास करना चाहते हैं. वो तो जैसे वो साफ सरला मुद्गल केस था जिसमें एक हिंदू मैन ने इस्लाम में कन्वर्ट होकर दूसरी मैरिज कर ली थी. हाँ। तो फिर ऐसे लोग तो यही करेंगे ना, एसटी का फेक सर्टिफिकेट बनवाएंगे रिश्वत देके, और वो सारे यूसीसी के लॉस को बाईपास कर जाएंगे. वो तो है ही। देखो भाई, अगर हम इसको डिस्कशन को ऐसे ले जाएंगे, ये चालू हो गया तो डिस्कशन हम्म, कर देना। हम्म, हम्म.
देख हम भाई जैसा इनका सिस्टम है ना, ऐसे तो भाई मैं कोई भी लॉ दिखा दूं, अब चाहे तुम्हारा ये लिव इन वाला है, लूप चाहे होल्स तो कोई भी ऑलवेज लूप होल, देयर, भाई ऑलवेज लॉ देयर। बाद में इम्प्लीमेंट होता है, लूप लूप होल पहले आ होल्स। जाते हैं। वो तो हमारे कंट्री की चाहे बदकिस्मती बोल लो या कुछ बोल लो, या हमारे लॉयर्स इतने अच्छे हैं कि पहले उसे बनाने में हेल्प करते हैं लोग और फिर उसे ही तोड़ने में हेल्प करते हैं, वो काम ऐसे ही But the चलेगा thing उनका। is, if there would have not been any step UCC, because I think UCC is the demand of the hour, of the century. अगर हम एक स्टेप ही नहीं लेते, हमें पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी, हमें क्या लॉज रखने चाहिए, क्या कोडिफाई करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ों पर बात करनी चाहिए, जैसे जेंडर जस्टिस है, और हमें सक्सेशन लॉज को, पहले जैसे सक्सेशन लॉज टू डिफरेंट है, इनहेरिटेंस का अलग है, और देर इज ऑल्सो वन को पेरेंसी राइट, वो सब को पार्सनरी। को पार्सनरी राइट्स डिफरेंट है। अब यूसीसी के उससे दे आर कंबाइंड। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लेंदी चीज़ों को, और जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, वो पर्सनल चीज़ें जो पर्सनल लॉज है, वो अब भाई थोड़ा शॉर्ट हो जाएंगी। यूसीसी को अगर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उठा के देखेंगे तो उसमें हम नेगेटिव्स पॉजिटिव्स इतने निकाल लेंगे कि हो सकता है हमें वो ना पसंद हो जाए या बहुत पसंद हो जाए। पर अगर देखा जाए भाई ओवरऑल उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है, भले ही इसको बैकलैश मिले चाहे कुछ हो, पर ना चाहते हुए भी लोगों को अपनाना तो पड़ेगा अगर एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और उसकी वजह से ही थोड़ा बहुत हम इक्वालिटी का काम कर सकते हैं ठीक से भाई, चाहे वो जेंडर के लिए ही हो, चाहे ओवरऑल पूरे तरीके से देखा जाए तो वैसे। नहीं, अडॉप्शन, जैसे अडॉप्शन है, तो बहुत सारे रिलीजन में अडॉप्शन अलाउड ही नहीं है, हाँ। अलाउड ही नहीं है, बट बिकॉज ऑफ यूसीसी मेनी पेरेंट्स ऑफ सच रिलीजन्स विल बी अलाउड टू अडॉप्ट लीगली, उनके रिलीजन के असल हिसाब में से देखो, नहीं, बट लीगली तो किसी को रोका नहीं था। लीगली देखा जाए तो किसी भी धर्म में मना नहीं है, या किसी भी धर्म को मना नहीं है कि तुम अडॉप्शन कर हम नहीं सकते कर हो। सकते, वो यस। सिर्फ उनके कल्चरल कल्चर, बिलीफ्स है। यस, ठीक है, तो बस एक इससे क्या है, तुम्हें एक ढाल मिल गई मिल लीगल, एक गई, वो यस, मिल गया तुम्हें कि भाई हाँ यू हम कैन डू भाई हमें इट। कानून है कि हम कर सकते हैं अडॉप्ट। तुम हो कौन हमें ठीक है ना, रोकने वाले। तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, बट अगर सोसाइटी की थिंकिंग ही वैसी है, हम जैसे बात करें कि भाई सोसाइटी चाहती नहीं है, अब मान लो कोई धर्म के लोग हैं जिनको मतलब ही नहीं है कि हम तो मानेंगे ही नहीं इस चीज को। अब जैसे अगर तुमने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, जो क्रिश्चियनिटी है, इसमें एक वर्ग है जो इसको मानते हैं, जीसस के फादर को। ठीक है, हम्म। तो उसका एग्जैक्ट क्या नाम था, हम्म, वो फॉलोअर्स करके कुछ है वो, तो उनका उनके साथ मैंने देखा है कि भाई वो यहाँ तक कि जैसे मान लो अगर उनका किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी को बीमारी हो जाए कुछ हो जाए और ब्लड डोनेशन की जरूरत है, तो वो तक अलाउड नहीं करते कि भाई उनकी बॉडी में किसी और का ब्लड इंसेस्ट हो जाए। डाला जाए। मतलब वो उतना ज्यादा कि अपनी सुप्रीमेसी और उसमें बिलीव करते हैं कि भाई इंसान मर जाएगा लेकिन हम दूसरे की हेल्प नहीं लेंगे, या मतलब ऐसी चीज का वो नहीं लेंगे जिससे हमारी बॉडी में मतलब दूसरी चीज इंसेस्ट को हो जाए बेसिकली। इम्प्योर मानते हैं वो, सिंपल। तो भाई जब उनका कल्चर ही ऐसा है, उनको मरना कबूल है लेकिन ठीक होना कबूल नहीं है इस बिहाफ पे कि भाई हमारा ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा किसी और के ब्लड से। तो बस वैसे ही है भाई, जिस सोसाइटी में अगर एडॉप्शन का रूल है ही नहीं, जो मानते ही नहीं आया शुरू से, तो तुम उनको लॉ दे दो चाहे कुछ दे दो, वो तो करेंगे ही नहीं, वो तो उनके लिए वर्थलेस है। बट ये है कि जिनके लिए है, जिनके पास जो भाई कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हो जाएगा ना कि भाई उनकी प्रॉपर्टीज में और उसमें एक लीगल उनको वो बैकग्राउंड मिल गया, एक सपोर्ट मिल गया, जिसकी वजह से तुम एक अडॉप्टेड चाइल्ड को भी सारा वैसा दर्जा दे सकते हो जैसा एक लीगल चाइल्ड को दिया जाता है। तो ये तो इसको तो कर ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल अलग मैटर छोड़ दिया इन्होंने। मतलब जैसे कि जैसे लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का कोई मेंशन नहीं है। विच इज राइट, आई थिंक विच इज राइट कि उन्होंने व्हाई दे हैव नॉट मेंशन, बिकॉज एलजीबीटीक्यू को तो मैरिटल बॉन्ड का स्टेटस ही नहीं दिया गया है ना, उनको तो बस एक मैरिट, एक तो बस भाई रिलेशनशिप उनके स्टेटस दिया गया है, रिलेशनशिप फिजिकल स्टेटस को स्टेटस दिया। एक बार को लीगलाइज भी क्या बोले, एक वो दे दिया उन्होंने कि भाई यू आर हाँ अलाउड। इसको हमने इन कंसिडरेशन ले लिया है। पर जब हाँ, तक बस उसके ऊपर कोई, रेकग्नाइज कर दिया कि ऐसी चीज हाँ होती है। जब तक प्रॉपरली उसके ऊपर एक कोडिफाइड सिस्टम नहीं बनता तब तक तुम उसको उसके लिए ऐसे राइट्स कैसे मांग सकते हो जो भाई एक मैरिटल बॉन्ड के थ्रू क्रिएट होते हैं या एक ऐसे रिलेशनशिप के थ्रू क्रिएट होते हैं यस, जिसका तुम पे कोई लीगल एज है ही नहीं। यस। तो दैट वाज वन प्रॉब्लम दैट देहरादून फेस्ड व्हेन दिस वाज रिलीज्ड। द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ने बहुत हल्ला किया था कि व्हाई वी आर नॉट लिस्टेड। तो उसका भी एक प्रॉपर रीजन है गवर्नमेंट का कि भाई आप मैरिटल बॉन्ड के लिए ही आप लिस्टेड नहीं हो, तो हाउ कैन वी गिव यू आर लिव इन रिलेशनशिप का भी स्टेटस। और दूसरा इसका जो मेन एक क्वेश्चन है कि एक हिंदुआइज्ड कोड है जो सब पे थोपा जा रहा है। मतलब हाउ, आई कुडंट अंडरस्टैंड हाउ इट इज अ हिंदुआइज्ड, बिकॉज इट्स लाइक अ मॉडर्न पर्सनलाइज्ड law that will suit everybody as human in a humanitarian basis, that will suit everybody. ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे तो सबको सूट करेगा,
पर देखो, जहां बात करते हैं हम अपने इंडिया की, भाई अल्टीमेट लेवल का कल्चरल हम पे डाइवर्सिटी है, तो भाई अगर मैं एक टेबल बनाऊं जिसमें मैं एक साइड इस्लाम को रखूं, एक साइड हिंदुज्म को रखूं, एक साइड सिखिज्म को रखूं, एक साइड क्रिश्चियनिटी, जूइश, जितने भी हमारे यहाँ कल्चर्स हैं, सो एंड सो ऑन, अब उसके हिसाब से एक मैं लेके चार्ट यूसीसी का मैच करता हूँ कि भाई यूसीसी का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा किसके साथ अलाइन हो रहा है। तो भाई वो सीधा पॉइंट आउट होगा कि भाई वो हिंदुइज्म के साथ सबसे ज्यादा अलाइन हो रहा है, क्योंकि भाई हमारा वो जैसा चलता आया है हिंदुइज्म में सिस्टम, वो बिल्कुल वैसा ही बना रखा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि भाई उसको ज्यादातर कि वो हिंदुइज्म की तरफ झुका हुआ है, या उसका झुकाव हिंदुइज्म की तरफ ज्यादा है। बट इसका रीजन ये नहीं है, ये एक बेसिक, जैसे आयुषी ने बोला कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बनाया गया है। तो हम इसको भाई उसका मकसद यही था कि भाई यूनिफॉर्मिटी लाना, तुम उसको कल्चर से जोड़ के कंपेयर करोगे तो तुम्हें अजीब लगेगा ही Yes. वो। And the second thing also is कि there is a provision in marriage section कि अगर कोई भी निकाह हलाल करता है तो उसको imprisonment है for 3 years. It is a demand from within, from the society itself, from the religion itself. जैसे अब triple तलाक, अब निकाह देखो, हलाल निकाह and हलाल stuff को like समझ that. है क्या, पहले देखो निकाह हलाल पता भी तो होना चाहिए क्या चीज़ है। अब जैसे मान लो कि भाई एक पति पत्नी है मुस्लिम उसमें, ठीक है, तो अब पति ने अपना पत्नी से डिवोर्स कर लिया, ठीक है, डिवोर्स फाइनलाइज हो गया, सब कुछ हो गया, सेपरेट हो गए। अब इनको लगता है कि यार हमने गलती कर दी, डिवोर्स लेके रीमैरिज कर लेते हैं। तो रीमैरिज डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए क्या है, उन्हें एक थर्ड पर्सन, हो सकता है पति की फैमिली का ही कोई इंडिविजुअल हो, उससे मैरिज करनी है। The फिर girl has पत्नी to को कॉन्जुमेट consummate करनी her पड़ेगी marriage. मैरिज, यानी कि फिजिकल होना पड़ेगा उस मैरिज में, और उसके बाद वहां से डिवोर्स लेके तब या वो रीमैरिज कर सकते either हैं। it can be a divorce or the second husband dies. हाँ, मतलब ये दो फैक्टर हो सकते हैं। अब इसकी वजह क्या हुई भाई, इसमें जो इंटरनल डिमांड क्यों आई, कि जो मुस्लिम वुमेन है इन्होंने इसके खिलाफ डिमांड रेज करनी क्यों शुरू करी कि भाई ये चीज़ क्या मना होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। वजह क्या था, कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें जब पत्नी ने मान लीजिए पति के जो भी रिश्तेदार या कोई भी फैमिली में इंडिविजुअल था उससे मैरिज करी, कॉन्जुमेट करी मैरिज, उसके बाद उस सेकंड इंडिविजुअल ने डिवोर्स देने से मना कर दिया। अब पहले उसकी हामी थी, कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है कि भाई हम ऐसा करके डिवोर्स कर लेंगे। शमीना अब बेगम उसने, केस हाँ, उस केस में सुप्रीम हुआ था कोर्ट में ऐसा। बचा. अब उसने ये मना कर दिया डिवोर्स देने से, अब क्या हुआ, ये तो फंस गए। करना चाहा क्या था, क्या हुआ क्या। तो ये सब चीजें आई बिलीव कि इट्स नॉट हिंदुआइज, इट हैज बीन, पीपल आर स्पीकिंग कि ये हमारा हिंदुआइज्ड है, बट इट इज नॉट हिंदुआइज. एक वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बिल्ड हुआ हुआ कोड है जो कि सबके लिए एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन सबके अप्लाई हो सकता है. और वैसे भी जो चीज़ें इसमें, जो इसके प्रोविजंस हैं, दोज आर डिमांड दैट केम फ्रॉम द विद इन. जैसे अगर हम मुस्लिम सोसाइटी की देखें तो यही ट्रिपल तलाक भी एक मुस्लिम विमेन ने ही तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करी थी. दैट इज वाई इट केम इन टू लाइट की सच प्रॉब्लम्स आर मुस्लिम विमेन आर फेसिंग. और निकाह हलाल जैसी भी, तो एक डिमांड फ्रॉम विद इन जनरेट हुई है जिसकी वजह से इन कंसिडरेशन में लेके सच लॉज बनाए कि वो पर्सनली सबको सूटेबल हो जाए एट अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल. अब किसी भी कानून को तुम भाई पर्सनल लेके अपने रिलीजियस से कंपेयर करके उसको एनालाइज करने लगोगे तो तुम्हें गलत ही लगेगा वो। जब सरकार ने खुद बोला कि हम एक यूनिफॉर्म कोड लाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म बार बार बोल रहे हैं वो उस चीज़ में, तो सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान दो ना। उसको अगर हम पर्सनल प्रेफरेंसेस के बेसिस पे जज करने लग जाएंगे तो हमें तो वो चीज़ कभी भी वैलिड नहीं लगेगी। पर जैसे व्हाट आई आल्सो बिलीव इज कि जैसे आईपीसी सीआरपीसी है, ऑल्दो उनके अब नाम चेंज हो गए हैं, बट ये भी एक सिंगल फ्रेमवर्क नहीं है. दीज आर आल्सो टू डिफरेंट थिंग्स. बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट है. एक सिंगल कोडिफाइड नहीं है. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक वन नेशन वन लॉ कैसे पॉसिबल होगा? देखो, आईपीसी, सीआरपीसी, ये तो जो अब बीएनएस हो गया और बीएनएसएस हो गया, ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो क्रिमिनल उस कॉन्टेक्स्ट में आ गई, तो क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट में रिलीजियस बेसिस नहीं देखा जाता, पहली चीज़, ठीक है। तुम क्रिमिनल में ये नहीं देखोगे कि भाई क्राइम करने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये नहीं देखोगे। उसको सिर्फ एक क्रिमिनल के दर्जे से देखा जाता है, उसे एक एक्यूज के दर्जे से देखा जाता है, ठीक है। और जहां तक बात करी गई हमने यूसीसी की, तो भाई उसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सेंट्रल वर्ड क्या है, सिविल। सिविल मैटर्स को ही वो कंफर्म कर रहा तो है। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि जो हमारे इंडिया में क्रिमिनल क्रिमिनल कोड्स ही कोडिफाइड नहीं है एक सिंगल उसमें वन लॉ ऐसे. कोडिफाइड क्यों नहीं है, अब भाई आईपीसी जो है, आईपीसी दे में आर टू डिफरेंट. क्राइम्स है और उसमें प्रोसीजर है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट कंबाइंड इन वन. तो फिर हम सारे वो कोई प्रोसीजर वो थोड़ी है, उसमें कोई सारे कॉम्बिनेशन का फैक्ट ही नहीं है भाई। पूरे एक में सजाएं हैं, एक में सजा देने का प्रोसीजर है, वो पूरे हैंड इन हैंड ही तो चलते हैं। हैंड. उसमें एक्सेप्शन नहीं है कि आवाज आवाज. उसमें एक्सेप्शन नहीं है रिलीजन के लिए, हम्म। सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिल इक्वल रहा है. ट्रीटमेंट है इससे मैटर उसमें, नहीं तो कोई करता वो है ही एक नहीं, बिल्कुल वो है. यूनिफॉर्म है वो तो।
भाई ट्रीटमेंट तो सेम मिल रहा है ना, और हिंदू क्या, मर्डर उसमें करे ये थोड़ी मुस्लिम देख रहे हैं करेगा कि भाई तो तुम्हारा सेम ये मिलेगा। धर्म है वो धर्म है, उसमें तो तुम्हें सिर्फ एक क्रिमिनल मान के तुम्हारी प्रोसीडिंग चलेगी, आईपीसी के तहत तुम्हारा क्राइम की डेफिनेशन मिलेगी, और सीआरपीसी के तहत तुम्हारा प्रोसीजर चलेगा जो कोर्ट प्रोसीडिंग चलेगी, बस। ओके, अब जैसे असम हम्म। एंड गुजरात आर हम्म। द टू अदर नेशन दैट आर सेइंग कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, काम चल रहा है उसके काम ऊपर। चल रहा है। तो seeing उत्तराखंड, two more states have given a provision कि we will see to it कि we are also in the making of a civil code for our state। हम्म। पर अगर ऐसे करके हमारे सारे states ने बना लिया, तो what would be the way forward for the central government to make a centralized civil code for the देखो, whole nation? अगर जिस बिहाफ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि हम यूसीसी बनाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने बोला है, तो भाई मेरा मानना तो यह है कि आसाम में जो यूसीसी आए चाहे गुजरात में आए, तो उसमें ये नहीं बोलना कि हमें ये गुजरात में ऐसा आया, आसाम में ऐसा आया, उसमें बिल्कुल समानता होनी चाहिए। कोई उसमें लॉज में डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हर स्टेट के हिसाब से अलग वो बना दोगे तो तुमने फिर फर्क ही क्या करा यूसी, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी कहाँ से आई? तो वो तो वही बात यूनिफॉर्मिटी होगी। तो यूनिफॉर्मिटी जैसा स्पेशल मैरिज एक्ट है, अभी तक तो लोगों के पास चॉइस थी कि आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आ जाओ या तो स्पेशल मैरिज, इट्स योर चॉइस। हम्म। तो वैसे ही पूरे इंडिया के लिए एक एक पर्सनल लॉ सबके लिए, मैरिज के लिए सेम कि हम्म। अगर ये करोगे तो ये होगा, सक्सेशन के लिए ये होगा, तो फिर ऐसे इनहेरिटेंस होएगा। अगर आपको अडॉप्शन करना है तो ये प्रोसीजर है, अगर जैसे लिव इन भी होगा तो लिव इन के लिए अगर ये है तो ये है, डिवोर्स का प्रोसीजर है तो ये है, तो इसका ये है बेसिक फॉर ये होना एवरीवन। चाहिए कि भाई एक एक फॉर्मेट हो, एक पैटर्न हो, जिसके तहत हर हर स्टेट में चाहे स्टेट वो में बनाया जैसा भी बनाया जाए, जिस भी स्टेट में सिमिलर पैटर्न होना चाहिए, और सिमिलरली अगर उसे सेंट्रलाइज कर रहे हो तुम, तो एक ही पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म रहेगा, वरना उसकी यूनिफॉर्मिटी का मतलब खत्म हो जाएगा। और अगर किसी स्टेट में, इफ स्टेट हैज अ गुड प्रोविजन, जैसे अगर उत्तराखंड के कोड, सिविल कोड में कोई अच्छा प्रोविजन है, या फिर असम अगर इन फ्यूचर बनाता है, अब गुजरात इसी चीज बनाता में, है। अब इसी बात पे देख लो ना, ये क्या बात हुई कि गुड प्रोविजन, या ये भाई सिमिलर प्रोविजंस रहने चाहिए ना, तभी तो तुम उसे यूनिफॉर्म मानोगे। गुड अब प्रोविजन, व्हाट आई मीन इज गुड प्रोविजन दैट हैव एक्टेड गुड ऑन द ग्राउंड, उसका रिजल्ट अच्छा निकला है, पीपल हैव रिस्पॉन्डेड गुड। तो अगर हम उसको अगर सेंट्रलाइज भी बना के अगर देखें कि इट विल एक्ट गुड और नॉट, अगर प्रोविजन ऐसा है कि उसमें कोई भी लूप होल नहीं हो रहा है, या फिर लूप होल की तो कोई भाई वो ही नहीं है लूपहोल की तो लिमिट। जरूरी नहीं है ना, कोड तो सेम रहना चाहिए ना ऑल ओवर इंडिया। भाई चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो किसी स्टेट में हो, एक फॉर्मेट इम्प्लीमेंटेशन, होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन इज गुड। एनैक्टमेंट, उसका जैसे उसका स्ट्रक्चर एक होना इनैक्टमेंट चाहिए। या फिर इम्प्लीमेंटेशन इज गुड हम्म। किसी भी प्रोविजन का, किसी भी स्टेट के अब सिविल ये कोड नहीं में, देख सकते तो उसमें। दैट कैन बी टेकन, आई एम सेइंग दैट कैन बी टेकन एंड इट कैन एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट इन द मेन सेंट्रल अब कोड जब इफ इट हैपेंस। चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो, मेरी तो भाई यही, मेरी तरफ से अगर मैं अपनी पर्सनल वो ओपिनियन बताऊं इस चीज में, तो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए इसमें कि ये हो कि स्टेट में ये चीज अच्छी है यूसीसी में, इस स्टेट के यूसीसी में ये चीज अच्छी है, क्योंकि वो कोई बात ही नहीं रहेगी ना फिर यूसीसी भाई की। फिर वो भाई तुमने यूसीसी हर नहीं अलग रहेगा अलग ना, जगह के यूसीसी तो में वो डिफरेंशिएशन यूनिफॉर्म डाल कहाँ दिया, से तो वो तो रहेगा? कल्चरल डिफरेंशिएशन आ गया। अगर हर स्टेट में अलग अलग प्रोविजन रहेगा तो फिर वो यूनिफॉर्म कोड कहाँ से होगा? वही तो बात है ना, फिर तो वही बात होगी कि भाई हर स्टेट के अलग कल्चर थे, वहाँ अलग लॉज हो गए। So the culture, it's not dependent on culture, it is also dependent on religion. And I think religion governs more than our culture does. तो अगर कोई स्टेट दूसरा अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाता है तो दैट विल बी मोर गवर्न्ड बाय द रिलीजन, और रिलीजन को हटा के हम एक अब फिर पर्सनल वही लॉ बात ला हो रहे जाएगी हैं, ना। भाई अब अगर एक रिलीजन पर्सनल से लॉ गवर्न ला रहे करना है हैं, तो यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ ही पर्सनल रख लॉ लो ना। फॉर इस एवरीबॉडी। मैटर में भी तो वही बात हो जाएगी ना कि भाई अब मान लो मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, या मैं किसी ऐसे स्टेट की बात कर रहा हूँ कि जहाँ की मेजोरिटी कोई और वो है रिलीजन की। अब मान लो किसी स्टेट में मुस्लिम मेजोरिटी है, तुम वहाँ के हिसाब से यूसीसी ले आए उनकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए, तो वहाँ दूसरे रिलीजन वाले बोलेंगे कि भाई हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, सेम अदर स्टेट्स में होगा। तो उसमें तुम ये नहीं तो देख बोल भी सकते तो ना रहा कि है भाई दैट तुम इज अ उसको रिलीजियस पर्सनल बेसिस पे लॉ, कन्वर्ट करो। तो वो उसको, रिलीजियस बेसिस पे तो कन्वर्ट करना ही है, हाँ, दैट इज अ पर्सनल लॉ जो सबके लिए सेम होगा हम्म, ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। बस। सो जैसे उत्तराखंड में भी तो देख, उसमें उन्होंने आनंद कारज जो कि किसका है, सिख का सिखों में है ना, आशीर्वाद है वो पारसी का है, होली यूनियन क्रिश्चियन का है, मंगल फेरा ये तो जैन का इन्होंने है। एक ये डेफिनेशंस सब दिया ना भाई, जितने भी डेफिनेशन इनके मतलब सेरेमनीज थी। सारे जो भी मेन कम्युनिटीज उत्तराखंड में देखी गई जो प्रेजेंट है, उन सबके रिलीजियस, मैरिज व्यूज, डिवोर्स व्यूज सबको माइंड में इन्होंने रख के एक इसमें देखो, पर्सनल लॉ बनाया ना बेसिक, तो भाई सिंपल ये दैट चीज इज है व्हाट आई कि एम सेइंग। तुम्हारे जो रिलीजियस वो थे, प्रोविजंस है कि भाई शादी करने का तरीका, जो भी सेरेमनीज है वो सब सिमिलर रहेंगी। ठीक है, उनके जो रजिस्ट्रेशन की बात करी उन्होंने बेसिक, ठीक है कि भाई जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन है वो कराना है तुम्हें, और दूसरी चीज ये कि भाई अगर मैरिज एंड हो रही है, डाइवोर्स में कन्वर्ट हो रही है वो मैरिज, तो तो उसका उसके भी जो प्रोविजंस है वो वो सिमिलर सिमिलर, रहने चाहिए, उसमें ना यस जेंडर यस, सेंट्रिक कोई लॉ होना चाहिए और ना ना ही रिलीजन रिलीजियस सेंट्रिक। सेंट्रिक, बस यस। ये है तो दैट मतलब। इज व्हाट आई एम सेइंग, अगर इस
जो प्रोविजंस है ना, जैसे उत्तराखंड में ऐसा है कि यू हैव टू गिव सच एंड सच फाइन, या फिर आपकी नलिटी हो जाएगी मैरिज की, इट विल नॉट बी कंसिडर अ मैरिज अगर अब आपने वो तो नलिटी इतने का बेसिस तो इतना इस बेसिस पे आ गया ना कि भाई इतने अगर पीरियड में आपने रजिस्टर नहीं किया अगर, तो आपकी हम्म, मानी नहीं जाएगी। वो तो तो दो वही, दो दैट इज व्हाट आई दो एम सेइंग। फैक्टर्स पे हो गया भाई, यस या तो दैट, अगर तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया मैरिज का, या फिर ये एग्जैक्टली, फैक्टर है कि अगर मान लो जब उस टाइम पे मैरिज हुई थी तो उसमें कोई ना कोई ऐसा दिक्कत ग्राउंड है जिसके बेसिस पे उसे अवॉइड बट हम कह सकते हैं, या तो भाई जो पति या पत्नी है उसमें से कोई मेंटली वो है, डिसेबल्ड है, या फिर किसी फोर्स के तहत वो शादी करी गई है, ठीक है, कोई ना कोई मतलब ऐसा तो पॉइंट होना दैट इज चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे इट टर्न्स आउट गुड, हम्म द पब्लिक रिस्पॉन्ड्स वेल, हम्म। तो सच प्रोविजन कैन बी टेकन बाय अदर स्टेट्स एज वेल, कि हम एक वो पर्सनल लॉ इस उसमें बेस। कैन बी मे बी वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए, मेरे ओपिनियन ये है कि भाई कैन बी या मे बी नहीं होना चाहिए। जब वो यूनिफॉर्म कोड है तो वो सेम, डेफिनेटली होना सेम, चाहिए उस स्टेट में भी, चाहे वो सेंटर लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे, वो ही होना चाहिए, कैन बी नहीं। तभी तो यूनिफॉर्मिटी वही बनेगी। यूनिफॉर्मिटी कैसे हो जाएगी? अगर मैं बोल दूं मेरे को उत्तर प्रदेश में, मेरे को जी भाई तुम्हारे कानून की ये वाली चीज पसंद नहीं आई, मैं तो नहीं लागू कर रहा, तो वो यूसीसी कैसे रह गया फिर? वो तो अलग हो गया ना। अब मैं स्टेट वाइज अगर उसमें डिफ्रेंसिएशन ले आऊंगा तो उसका फायदा क्या है फिर? साफ सीधी बात है। definitely it can be seen that we do have a final year law student with us who is पूरे whole soul से considering this as his moot court. तो मूड कोर्ट बहुत बोरिंग हो जाता है। this is way more interesting. तो वे फॉरवर्ड बस बेसिकली ये है कि इट इज़ अ वेरी डिजायरेबल, वेरी मच नीडेड, एंड इट शुड कम। और उसे उत्तराखंड में आई थिंक इट इज़ पीसफुली गोइंग ऑन, हम्म। इट इज़ पीसफुली गोइंग ऑन, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जैसे उसमें दिखाएगी ना, एक विलेज लेवल पे, म्यूनसिपैलिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखो, रजिस्ट्रार्स होंगे, हर आई थिंक चीज का, उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे बहुत हर स्लो चीज को पेस पे हो टाइम रहा लगता है। है। अभी तो यस, भाई नया नया छोटा बच्चा है, इस लोगों को मानो छोटा बच्चा है 1 साल का, अभी इसे समय लगेगा जरा अपनी दुनिया को जानने में, लोगों को इसे समझने में समय लगेगा। जब लोगों को धीरे धीरे समझ आएगा कि हमारे लिए बेनिफिशियल है तो वो इसे फॉलो भी करेंगे। कोई ऐसा नहीं है, अभी तो जब पता चलेगा भाई क्या क्या केसेस आते हैं आगे जाके, हम और कभी मौका मिलेगा दोबारा इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे कि भाई कुछ बैकलैश आ रही है या कुछ अच्छा हुआ है इसको लेके, तो वो भी बताएंगे। yes, definitely. So for today, I think we have summed up everything. We covered everything: marriage, succession, pros, cons, what is needed, it whether it is Hinduized, feminized, whatever, we have covered it all. And I hope you guys found it very informative and useful, and you guys have fun watching it. Thank you, and until next time, see you. Bye.